हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से मिस्टीरियस केसेस से भरी पड़ी है। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात और हालात पेश आते हैं कि वो आपको हिला कर रख देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं में से कुछ मिस्टीरियस केसेस की तरफ आपको लेकर चलूँगा। नंबर 1, द स्माइली फेस किलर। दोस्तों, ये एक ऐसा किलर है जो यंग लड़कों को अपना निशाना बनाता है। स्माइली फेस थ्योरी इनिशियली 1917 में 21 साल आदमी जिसका नाम पैट्रिक मैकनील था से शुरू हुई। इसको आखिरी बार मैनहट्टन बार में देखा गया। उसके बाद इस आदमी की डेड बॉडी 2 महीने बाद न्यूयॉर्क हार्बर की एंट्रेंस पर मिली। पुलिस को इसकी बॉडी का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 2 डिटेक्टिव्स जिनका नाम केविन गैनन और एंथनी ड्वारेट था ने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि तकरीबन 45 आदमियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी और सबकी मौत डूबने की वजह से हुई। और ये मर्डरर हर बॉडी के पास एक स्माइली फेस बनाया करता था। इसे ड्राउनिंग द स्माइली फेस थ्योरी के नाम से भी याद किया जाता है। स्माइली फेस मर्डर्स आज तक सामने आते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है। नंबर 2, द किलर कॉल्स। दोस्तों, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसको रोज़ एक अननोन नंबर से कॉल आती थी। इस औरत का नाम डोरोथी जेन स्कॉट था। इस औरत का कहना था कि जिस आदमी की इसको कॉल आती है वो इसकी आवाज़ को पहचानती है, लेकिन इसे याद नहीं कर पाती। When I get you alone, I will cut you up into bits, so no one will ever find you। ये अल्फाज वो अननोन आदमी इस औरत से कहा करता था। इसका मतलब है कि जब मैं तुम्हें अकेले में मिलूंगा तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें कोई भी कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। दोस्तों, 1980 की शुरुआत में डोरोथी अपने 4 साल बेटे के साथ स्टैनन कैलिफोर्निया में रहती थी। इसे कॉल्स आती जिसमें कभी वो आदमी इसे नॉर्मल तरीके से बात करता और कभी इसे कत्ल करने की धमकियाँ देता, लेकिन वो आदमी एक बात ज़रूर वाज़ेह करता था कि वो उस पर नज़र रखे हुए है और वो उसे देख रहा है। और एक बार तो उसने डोरोथी को अपने घर से बाहर अपनी कार के पास आने को कहा। जब डोरोथी अपने घर से निकलकर अपनी कार के पास गई तो उसे उसकी कार की खिड़की में एक मुरझाया हुआ गुलाब मिला। फिर एक रात 28 मई 1980 को डोरोथी अपनी ऑफिस की एक मीटिंग पर गई। मीटिंग के दौरान उसने नोटिस किया कि उसका एक कोलीग जिसका नाम कोनार्ड बास्टन था कुछ सही हालत में नहीं था। वो उसको अपने साथ लेकर हॉस्पिटल में चली गई। अपने कोलीग के इलाज के दौरान वो उसके पास से एक दफ़ा भी नहीं हिली। जब उसके कोलीग का इलाज ख़त्म हो गया तो वो पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने के लिए गई, लेकिन जब वो कुछ देर तक वापस ना आई तो इसके कोलीग और इनके साथ एक और कोलीग था। दोनों खुद ही पार्किंग की तरफ चले गए। जब वो पार्किंग लॉट में गए उन्होंने देखा कि डोरोथी अपनी कार लेकर बहुत तेज़ी से वहाँ से जा रही थी। उनको लगा कि शायद डोरोथी को कोई ज़रूरी काम आ गया हो, शायद इस वजह से वो यहाँ से चली गई। लेकिन जब डोरोथी अगले 2 दिन तक लापता रही तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। डोरोथी के फादर ने सेंटा एना रजिस्टर में इसके बारे में एक ऐड चलाने के लिए कहा। ऐड 12 जून 1980 को रन हुआ। ठीक उसी दिन पैट रेली, जो इस पेपर का एडिटर था, उसे एक अननोन आदमी की कॉल रिसीव हुई जो अपने आप को डोरोथी का किलर बताता था। उस दिन के करीबन 2 महीने बाद कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक जगह से हड्डियां मिली। उनको वहां से एक रिंग और एक वॉच भी मिली। जब उसकी हड्डियों को टेस्ट किया गया तो ये सामने आया कि ये हड्डियां डोरोथी की ही थी। ये मिस्टीरियस केस आज तक अनसॉल्व्ड है। नंबर 3, द योगर्ट शॉप मर्डर्स। दोस्तों, 6 दिसंबर 1991 को वेस्ट एंडरसन में एक शॉप से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम आई कैंट बिलीव इट्स योगर्ट था। जब फायर फाइटर आग बुझाकर अंदर गए तो उनको 4 लड़कियां जली हुई हालत में मिली जिनके नाम एमी आयर्स, जेनिफर हैर्बिसन, सारा हैर्बिसन और एलिजा थॉमस थे। उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखा गया था और उनको 22 कैलिबर नामी हैंड गन से शूट भी किया गया था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी रही और 4 सस्पेक्ट सामने आए जिनके नाम फॉरेस्ट वेलबर्न, मोर्स पियर्स, रॉबर्ट स्प्रिंगस्टन और माइकल स्कॉट थे, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन 8 साल बाद माइकल स्कॉट और रॉबर्ट स्प्रिंगस्टन ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। उन्होंने बताया कि हम दोनों ने मिलकर उन 4 लड़कियों को जलाया जबकि बाकी 2 सिर्फ हमें देख रहे थे। माइकल स्कॉट को सज़ाए मौत हो गई और जब रॉबर्ट स्प्रिंगस्टन को टेक्सास की सबसे खतरनाक जगह में भेज दिया गया जिसका नाम डेथ रो है। नंबर 4, द अनयूजुअल डेथ्स ऑफ जेमिसन फैमिली। इस फैमिली की लापता होने की रिपोर्ट 8 अक्टूबर 2009 को दर्ज की गई और उस दिन से 4 साल बाद इनकी डेड बॉडी को तलाश किया गया। बॉबी जेमिसन, शर्लिन जेमिसन और उनकी बेटी मेडिसन उस दौरान अपने ट्रक से लापता हो गए जिस दौरान वो अपने लिए एक नया घर ढूंढने के लिए सफ़र में थे। उन्हीं दिनों पुलिस को इनका एक अबैंडन ट्रक भी मिला जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था। इनके ट्रक में इनके आईडी कार्ड्स, जीपीएस सिस्टम और करीबन $3200 पड़े हुए थे, लेकिन ये फैमिली लापता थी। ट्रक में पुलिस को इनका एक डॉग भी मिला जो मरने के करीब था। नवंबर 2013 को कुछ हंटर्स को 2 लोगों और एक छोटी लड़की के बॉडी रिमेन्स मिले जिनको बाद में जेमिसन फैमिली के रिमेन्स कंफर्म कर लिया गया।
जेमिसन फैमिली की इस पूरी सरार डेथ के मुताबिक बहुत सी थ्योरी सामने आई हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सब ड्रग्स की वजह से हुआ, जबकि सबसे क्रीपी थ्योरी ये है कि इनका घर हॉन्टेड था और इनके घर में स्पिरिट्स रहते थे। जब अथॉरिटीज़ ने उनके घर की तलाशी ली तो उनको बहुत क्रीपी मैसेजेस मिले, जैसे कि ये 3 cats killed to date by people in this area which is don't like their black cat killed, यानी कि इस इलाके में लोगों ने 3 बिल्लियों का कत्ल कर दिया और चुड़ैलों को मरी हुई बिल्लियां पसंद नहीं। नंबर 5, द ट्रबलिंग रीअपेयरेंस ऑफ निकोलस बार्कले। दोस्तों, इस केस में एक 13 साल बच्चा जिसका नाम निकोलस बार्कले था 13 जून 1994 को गायब हो गया। निकोलस अपनी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा था। जिस दिन इसने अपना घर छोड़ा उस दिन इसने अपने घर में एक कॉल की ताकि कोई आकर इसको पिक कर सके। कॉल इसके बड़े भाई ने रिसीव की। उस वक्त उसकी माँ सो रही थी और उसके बड़े भाई ने उसकी माँ को उठाने से इनकार कर दिया। उसके बाद निकोलस कभी भी कहीं भी नज़र नहीं आया। 3 साल बाद बार्कले फैमिली को एक कॉल आई। कॉल पर एक लड़का था जो निकोलस होने का दावा कर रहा था। इसका कहना था कि 3 साल पहले इसे किडनैप कर एक गुलाम फरोश को बेच दिया गया और वो गुलाम फरोश इसे स्पेन ले गया। जब वो आदमी वापस आकर इनसे मिला तो वो कुछ भी निकोलस की तरह नहीं लगता था। जब उनको इस आदमी पर शक हुआ तो इस आदमी ने दावा किया कि मेरे बाल और आंखें आर्टिफिशियली चेंज कर दिए गए हैं। केस की मजीद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इन्वेस्टिगेटर ने इसकी बचपन की तस्वीरें देखी तो इन्हें पता चला कि यह आदमी बिल्कुल भी निकोलस जैसा नहीं है। जल्द ही इस केस में FBI भी इन्वॉल्व हो गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हें पता चला कि यह आदमी एक मर्डरर है और इसके 300 से भी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं। इस आदमी को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असली निकोलस आज तक लापता है।